बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर एक और अहम सूरत हाल डेवलप हो गई है और इस बार ये सूरत हाल शाम के अंदर यानी सीरिया के अंदर हमें नज़र आ रही है। और मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं कि जिस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं इसमें आज आपको तफसील के साथ माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बताया जाएगा। इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन से अहम स्टेक होल्डर्स हैं जिसके बायस हम सीरिया में ये सूरत हाल देख रहे हैं जो कि 13 सालों से जारी थी और आज उसमें बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। 50 साल से जो ख़ानदान, 50 से ज़ायद साल से जो ख़ानदान वहाँ पर हुकूमत कर रहा था, क्यों बशारुल असद जो है वो वहाँ से मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने से पहले हम ज़रा इस नक्शे को देख लेते हैं जिसके ऊपर सीरिया मौजूद है और इसके बॉर्डर्स पर कौन कौन मौजूद है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नक्शा जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि सीरिया की एक साइड पर इराक है, एक साइड पर जॉर्डन है, एक साइड पर इसराइल है, एक साइड पर लबनान है और एक साइड पर तुर्किया है। नाज़रीन, अब एक अस्करी ग्रुप, एक बागी ग्रुप जो कि 2 हफ्ते कबल वहां पर एक मुज़ाहमत शुरू करता है और आज वो वहां पर काबिज हो जाता है, सरकारी टीवी से अपनी जीत का ऐलान भी कर देता है। मजमूई तौर पर जो 4 स्टेक होल्डर्स इसके अंदर बताए जाते हैं सीरिया के अंदर, उसमें से एक अमेरिका का नाम लिया जाता है, फिर अमेरिका के साथ तुर्की का नाम लिया जाता है, फिर उसके साथ साथ ईरान और रशिया का नाम लिया जाता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर 2 स्टेक होल्डर्स इस वक्त हालत जंग के अंदर हैं, जिसमें रशिया और यूक्रेन के साथ और ईरान और इसराइल के दरमियान एक तनू की कैफियत मौजूद है। अब इस सूरत हाल के अंदर इन 14 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर बशारुल असद को मुल्क छोड़ना पड़ गया, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और ख़ुसूसी तौर पर यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो अवाम हैं वो इस बागी ग्रुप के साथ तो नहीं है लेकिन बशारुल असद के साथ उनके मुखालिफ हैं, तो इस वजह से भी उन्होंने इनको वेलकम किया। तो इस तमाम तो सूरत हाल को आज की इस नशिस्त में समझेंगे। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगा और यह समझना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ता हर वक्त हालत जंग में रहता है, वो मौजूदा सूरत हाल हो, इससे कबल हम देख चुके हैं, लीबिया देख चुके हैं, फिर हम गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल, इसराइल की सूरत हाल देख चुके हैं। तो ऐसा क्यों है मशरक़ वस्ता के अंदर कि हर वक्त हालत जंग में हमें नज़र आ रहा है? और दूसरा, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसका किरदार किसकी साइड पे है और क्या है? ऐसा क्यों होता है, इस पे बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में आए रोज़ कुछ ना कुछ, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। चाहे वो ईरान का मसला हो, सऊदी अरेबिया का मसला हो, यमन का मसला हो, इस तरफ से आप ये जो सीरिया में इस वक्त हो रहा है, क्या वजह है? तो वो तो सारे यानी पूरी दुनिया को पता है कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले है कि यहाँ पे तेल है। याद रखिएगा कि दुनिया में तारीख अगर आप यानी पढ़ते हैं ना तो आपको पता लगता है कि जिस जिस जगह पे एनर्जी रिसोर्सेज हों, एनर्जी सोर्सेज हों या जिस जिस जगह पे पानी हो तो आबादियां वहां पे आती हैं और फिर उसके जरिए पानियों के साथ मिलना, ट्रेड रूट्स वगैरह। दूसरा आपका है आपकी स्ट्रेटेजिक जो वो है आपकी पोजीशन, तस्वीराती पोजीशन जो है, उस इन दोनों की अगर आप देख लें और फिर तीसरा आप शामिल करें कि जब भी फर्ज करें ईरान इराक की जंग होती है, काफी साल चलती है, उसमें फायदा किसको हो रहा है? उसमें फ़ायदा आप देखेंगे कि 2 यानी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको फ़ायदा होता है। एक वो हैं जो कि वहाँ से तेल निकालने में उनको आसानी होती है, दूसरा वो है जो कि असला बेचने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मशरक़ वस्ता में एक तो पैसा बेबहा है, दूसरा ये कि वहाँ पे सही तरह से डेमोक्रेसी या सही तरह से कोई ऐसी चीज़, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है किसी भी मुल्क में, सवाई अगर आप इजराइल को बीच में से निकाल दें, जिसमें के जो मौजूदा दौर के यानी मुताबिक या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वो फिट बैठती हो ताकि दूसरे ममालिक के साथ उनके फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज वगैरह हों। अब अरब स्प्रिंग जिस तरह हुई थी। अब आता है आपने जो स्टेक होल्डर्स की बात की है, देखिए इससे पहले मैं कि इस पे बात करूं 2-3 यानी आपको यानी अपने कमेंट्स देना चाहता हूं इस पे। हमने पिछले 24 बरस में जब तक ये बशरुल असद का रहा, हमने बहुत सारी बातें सुनी, उसमें हमने इन स्टेक होल्डर्स का भी सुना,
कि रूस है एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के साथ तुर्की है, तुर्की के साथ फलां है, इधर से हिजबुल्ला जो है वो भी है और ईरान भी है। और कोई ये बात नहीं हमने सुनी इन यानी ख़ास तौर पे 2011 के बाद से अब तक कि सीरिया में रहने वाले मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो क्या चाहती है। आप नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं जी। इसमें हमने ये सुना अमेरिका ये चाहता है, रूस ने अपने जंगी जहाज भेज दिए, फलानी बॉम्बिंग शुरू हो गई, हिजबुल्ला ने अपना हिसाब किताब शुरू कर दिया, इजराइल बीच में है, इजराइल और हिजबुल्ला, इजराइल और ईरान जो कि सीरिया में सूरत हाल है। वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, ये मुल्क है किसका? क्या ये मुल्क है कि ये इस तरह के जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये आए और उसके ऊपर बमबारियां करें और इनके जो महाजरीन हैं वो दुनिया भर में जाए? हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सीरियन बच्चों की बाकायदा तौर पे एडॉप्शन होती है। दुनिया भर में ये लोग जब जाते हैं जी चलो जी ये बेचारे महाजरीन हैं इनको ले लिया जाए, जबकि ये मुल्क जो है अपने तमाम रहने वालों के का वसीला भी बन सकता है और अपने तमाम रहने वालों को खाना शाना खिला सकता है। क्यों ऐसा है? अब ये सवाल जब आएगा फिर आपको पता लगेगा कि जिसको हम ग्रेट गेम कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ट्विस्ट कर देते हैं, आप घुमा देते हैं सिचुएशन को कि देखिए जी चूंकि अमेरिका वहां आ गया लिहाजा रूस का आना जरूरी है, चूंकि ईरान वहां पे है लिहाजा इजराइल जो है। अच्छा, फिर हर एक स्टेक होल्डर के अपने अपने अज़ाइम हैं, उसमें से सिर्फ इजराइल का देख लेते हैं। इजराइल जो है उसका शुरू से लेकर अब तक है और वो चीजें अब खुल के सामने आ रही हैं कि ये दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक ये सारा इलाका हमारा है। और उसमें ये जाहिर है सीरिया तो बिल्कुल अब यानी हुआ ना आप इजराइल के बगल में जी। ये अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि इस इलाके को आपने यानी मामू जान का घर, खाला जान का घर समझा हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? इसमें कुछ इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे ये बशरुल असद का जो आपका दौर खत्म हुआ है, क्यों इसने अपने लोगों की तरफ नहीं देखा? क्यों इसने ऐसी हुकूमत की जिसमें के बाहर के लोगों से ये डील करते रहे और चलता रहा? इससे पहले इनके वालिद साहब करते थे। तो ये गलती सिर्फ ये नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, अंदर से भी कुछ अवामिल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको दावत देते हैं एक तरह से कि आ जाएं आप। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि वो शेर याद आ गया। आपने पूछा ना ये अचानक क्या हो गया, आप बात कर रहे थे जी। वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इसमें बहुत सारे, और सबसे बढ़ के जो बात है ना, सबसे बढ़ के जो बात है वो ये है कि सीरिया के अवाम जो हैं इस वक्त जश्न मना रहे हैं। तो आपको पहली दफा पता लगा कि सीरिया के अवाम क्या चाहते हैं। मैं पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी मैं ये भी जानना चाहूंगा, लेकिन मैं राव साहब से पहले ये जान लेता हूं कि राव साहब ये फरमाइएगा कि क्या खित्ते को खतरा हो सकता है जो सूरत हाल सीरिया में इस वक्त डेवलप हुई है? बहुत खतरनाक सूरत हाल है अगर हम ओवरऑल इसका जायज़ा लें, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे हुकूमत हुई, इंटरनल जो उनकी डायनामिक्स है वो भी बड़ी डेंजरस है, और एक्सटर्नली उसका जो इन्फ्लुएंस और यूज़ हुआ, जिस किस्म की चीज़ें वहाँ पे यूज़ हुई, उसमें सबसे पहली चीज़ तो हम इसराइल के हवाले से देख लेते हैं। इसराइल शाम को जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो था ना उसका एक हिस्सा समझता था बड़ा स्ट्रॉन्ग, और उसका यानी ख्याल था, यकीन था, बल्कि इसके फैक्ट भी है कि 55 ईरानियन बेसिस थे वहाँ पे जो उनको दिए हुए थे, और उसका ये प्रॉक्सीज जितनी हैं हिजबुल्ला की वो उसके थ्रू ऑपरेट होती है और वहीं से उनको सप्लाई आती है, जो मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए फिर इसराइल के ख़िलाफ़ वो सारा हिजबुल्ला अपना उसके जंग करता है। पहली तो इसकी सूरत हाल ये है। दूसरी ये जो तुर्क कुर्द हैं जो तुर्की के साथ जिनकी लड़ाई चल रही है, सेंटर में अब तुर्की की हमायत याफ्ता आप कह लें एक तरह से ये हुकूमत, ये लोग जो हैं जो बागी जो हैं हयात तहरीर शाम वाले ये आ गए हैं। अच्छा, इनकी अंदरूनी कन्फ्लिक्ट भी है फिर बहुत सारी मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। अभी तो आप जंग लड़ रहे हैं ना किसी के खिलाफ एक खास मकसद के लिए, उस वक्त कॉमन एक कॉज होती है। अब जब ये खत्म हो जाएगी, जब नॉर्मलाइजेशन होगी, तो उसके बाद फिर इनकी इन फाइट भी हो सकती है फिर, क्योंकि ये तुर्क की हमायत याफ्ता है, कुर्दों के खिलाफ प्रेशर बढ़ेगा। अब कुर्दों की हमायत अमेरिका करता है, वहां पे उनको बेसिस है अमेरिका के वहां पे, तो वो एक नई उसके अंदर कन्फ्लिक्ट शुरू होगी।
तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं बशार अल असद चले गए मुल्क से बाहर, जो अभी तक की रिपोर्ट्स है वो ये है कि वो अपना आबाई इलाका लताकिया साहिल के साथ है, वो वहां पे चले गए हैं, वो उस इलाके में जहां पे उनका जो अलवी खानदान की या अलवाई फैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होल्ड है उसका हर लिहाज से। लेकिन उनकी परसेंटेज सिर्फ 15% है अलवीज की, राव साहब मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली 15% है, तो ये भी तो 20% तकरीबन ये हैं हयात वाले, 20% वो हैं कुर्द जो है। ये इस तरह करके उनकी इक्वेशन बनती है, जो उनका जो स्पोर्ट उनकी अगर हम काउंट करें तो ये 3 हिस्से आप देखते हैं इसके, जो एक कहा जा रहा था कि बशार अल असद अगर कंटिन्यू करते ज्यादा अरसे तक तो ये 3 हिस्सों में मुल्क तकसीम हो जाएगा। अब क्या सूरत हाल होगी, अब वहां पे किस किस्म की गवर्नमेंट बनती है? हम कहते हैं जी वहां पे एक जमहूरी हुकूमत आ जाती है, अवाम क्या चाहते हैं, अवाम के जरिए वो हुकूमत मुंतखब हो जाती है, तो उसका असर क्या पड़ेगा खित्ते पे? बात चाहते हैं इर्द गिर्द सारी तकरीबन, तो उन पे क्या असर पड़ेगा अगर वहां पे एक जमहूरी हुकूमत आती है और वो कामयाबी से चलती है? कामयाबी से वैसे चलने का उनका कोई इतना ज्यादा नहीं है। इसको का बाल्कनाइजेशन ऑफ सीरिया जब होगी तो उसका असर उसके इर्द गिर्द के मुल्कों पे पड़ेगा। मजहबी और इलाकाई बुनियादों के ऊपर जब वहां पे तकसीम अगर आती है, जो बहुत ज्यादा जिसके चांसेस अब बढ़ गए हैं, तो वो उसमें तुर्की, ईरान, उर्दन और इराक खास तौर पे ये फैक्शन वहां पे भी थोड़े थोड़े हैं सारे, तो उन पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या वो भी उस बुनियाद पे तकसीम होंगे? हम देखते हैं इस खित्ते में जो लीबिया का हम देखते हैं, इराक का देखते हैं, फिर मिस्र का हम देखते हैं, तो वो कोई अच्छे हमें मिसालें नहीं मिलती। ये इस तरह टॉपल हुई गवर्नमेंट्स और उसके बाद डिक्टेटर्स अगर निकले हैं तो उनकी जगह पे जो भी आया है उसने कोई बहुत अच्छा सिलसिला नहीं बना, ना लीबिया में बना, ना इराक में बना। मिस्र में भी हम देखते हैं कि ठीक है सिसी साहब ने कंट्रोल किया, वहाँ पे डिक्टेटर है वो, लेकिन कब तक चलेगा? वहाँ पे भी मामला बहुत अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है मशरिक़ वुस्ता की वो बहुत वोलेटाइल हो जाएगी, मजीद ऑलरेडी है। इसराइल के लिए ये एक अच्छी कामयाबी है, बाकी किसी के लिए मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो खुश हों। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा जो कुछ सीरिया में हो रहा है ये क्या सीरिया के लिए बेहतर है? और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी, मैं देख रहा था कि कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, तो हुकूमत उस हवाले से क्या कर रही है उन लोगों को वापस लाने के लिए? मेरे ख्याल में वो तो उन्होंने जो क्राइसिस एक सेल है वो कायम किया है, वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो रब्ता कर सकते हैं और उस हवाले से इकदाम जो है वो मोफा जो है वो कोई इकदाम जो है वो ले रहा है ताकि जो पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वहाँ से पाकिस्तान जो है वो वापस लाया जा सके। जहाँ तक आपने बात की कि शाम के लिए क्या ये बेहतर होगा या नहीं होगा, शाम के अवाम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो अगर तो बशार अल असद का वो दौर देखा जाए तो वो तो डिक्टेटरशिप तो थी, अपने मुखालिफिन को उन्होंने जेलों में डाला हुआ था, उनकी फैमिलीज, बच्चों को और बड़ी तादाद में लोगों को जेलों में डाला हुआ था। और जेलों से काफी लोगों को रिहा भी किया गया आज, जैसे ही वो बागी ग्रुप वहां पर पहुंचा। वो तो जब जैसे जैसे जिस इलाके में वो गए उस पे जब वो कब्जा लेते गए, वो रिहा करते गए और आम माफी का ऐलान जो है वो करते गए। लेकिन क्या ये बेहतर हो, ठीक होगा या नहीं होगा शाम के लिए, ये सवाल तो फिर वही है ना। लीबिया और इराक की 2 मिसालें हमारे सामने हैं। वहां पे भी जो ये कहा जाता था कि जब वो गए लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी थे या जो सदाम हुसैन थे इराक में, वो गए तो उस वक्त की अवाम ने वहां पे जश्न भी मनाए, नारेबाजी भी हुई और ये भी कहा कि डिक्टेटर चला गया और पता नहीं क्या क्या बातें हुई। लेकिन बाद में हमने देखा कि तब से लेकर अब तक इराक और लीबिया कहीं पे कोई हमें एग्जिस्टेंस उनकी नजर नहीं आती उस तरह। वहां की जो लीडरशिप है कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकी, कोई जगह नहीं जो बना सके। तो इस तरह शाम का मुस्तकबिल भी बहुत कोई आप ये कहें कि एक बड़ा इनकलाबी किस्म का मुस्तकबिल होगा, ये कहना जो है वो कबल वक्त है। फिर एक और चीज इस अभी जो कुछ हुआ है शाम में, उस तनाजुर में ये देखना जरूरी है। ये तकरीबन वैसे तो ये मामला 2011 से चल रहा था, लेकिन रिसेंटली ये दिनों में जो कुछ हुआ है दिनों में हुआ है और रेजिस्टेंस नहीं हुई जो शामी अफवाज हैं उनकी जानिब से। बल्कि मैं ये पढ़ रहा था कि जो इनिशियली उन्होंने जब 2 इलाकों पे कब्जा किया तो उस वक्त शामी अफवाज खुद जो उन इलाकों में मौजूद थी, उन्होंने जंगजुओं से एक मुआहदा किया कि हमें सेफ एग्जिट दें
और उन्होंने उन इलाकों जिन पे कब्जा कर लिया था, फिर शामी अफवाज को सेफ एग्जिट दिया। तो ये हालत थी और वो बढ़ते गए दिनों में उन्होंने पूरे जो है वो शाम पर जो है वो कब्जा कर लिया। और खास तौर पर ये जो तंजीम है उसके हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि हयातुत तहरीर शाम जो तंजीम है, ये 2009-10 में जो अलकायदा की एक जैली तंजीम जो है वो समझी जाती थी। ये जो ग्रुप है पूरा जंगजू ग्रुप, और उसके बाद 2015-16 में ये जो है वो अलग हुई है। 2017 में इस नाम से जो एग्जैक्टली जो ये जंगजू ग्रुप बना है, ये तकरीबन 7 साल कबल 2017 में इस नाम से बना है। पहले और नामों से ये काम करते रहे हैं और इसके जो सरबराह हैं वो भी बिहाइंड द सीन रहे हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी उनकी जानिब से दिया गया और इतने चंद दिनों में। और एक और बात मैं यहाँ पे जरूर करूंगा कि जब ये अभी रिसेंटली तकरीबन आज से 10-12 रोज पहले ये मामला जब शुरू हुए, तो उस वक्त जो रूस के जो वजीर खारजा है, या रूस की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आया। ईरानी जो वजीर आज़म है वहां उनके और जो बशार अल असद है, इनके टेलीफोनिक एक राब्ता हुआ 2 दिसंबर को। इसी तरह टर्की का मौकफ भी आता रहा। टर्की अगरचे उसके बारे में समझा जाता है कि वो उनकी फेवर में थे या उनकी बैक कर रहे थे कुछ जो ग्रुप्स हैं उनकी, लेकिन रूस और खास तौर पर जो ईरान है उनका मौकफ वही रहा है। जिस तरह 2011 में ये समझा जाता था कि उस वक्त बशार अल असद की उस हुकूमत को बचाने में अगर कोई किरदार था तो इन ममालिक का था, तो अभी भी उनका स्टेटमेंट, उनके जो बयानात आए थे 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, वो लाइक इसी तरह ही आ रहे थे। और ईरान की जानिब से भी यही आ रहा था कि ईरान जो है वो बैक करेगा और जो उनकी खुद मुख्तारी है शाम की, उस पर आंच नहीं आने देंगे और इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन बहुत दूर नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो गया और अब उनकी जानिब से कोई इस किस्म का बयान जो है वो नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब जो सदर ट्रंप है, उनका मैं पढ़ रहा था कि वो उन्होंने भी ट्वीट किया और उस ट्वीट में बाकी सारी कहानी तो उन्होंने लिख दी, लेकिन उन्होंने ये लिखा, अपने को डिस्टेंस किया कि जो कुछ हो रहा है वहां पे हम उनके पीछे नहीं है, अमेरिका जो है वो उसके पीछे नहीं है, क्योंकि अमेरिका और जो मगरबी ताकतें हैं उनके हवाले से माजी में भी अब भी ये तासुर बशार अल असद भी देते रहे हैं, वैसे भी तासुर आता रहा है कि शायद जो जंगजू है जहां पे टर्की कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे उनको कोई बैरूनी ताकतों की सपोर्ट मौजूद है जिन्होंने चंद दिनों में ही ये सारा जो है वो कब्जा जो है वो कर लिया है। और वहां पे एक नई हुकूमत अब कैसे बनेगी, जो वहां पे इंतखाबात होंगे, अबूरी हुकूमत तो बनेगी लेकिन इंतखाबात होंगे और आइंदा सेटअप उसमें कौन कौन होगा, डेफिनेटली ये जो हयातुत तहरीर शाम है यही आगे जो है वो हुकूमत बनाते हुए, ये एक सवालिया निशान भी है। आप देखते हैं कि ये अब आगे प्रोसेस कैसे होता है। मैं मुख्तसरन नजमुल साकिब साहब आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, वो ये है कि इसमें पाकिस्तान का मौकफ क्या होना चाहिए सिफारती सतह पर? इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो सबसे पहले फॉरेन ऑफिस में और जो स्टेक होल्डर्स हमारे हैं वो देखते हैं कि हो क्या रहा है और किस जगह पे जाके चीज़ सेटल होती है, ताकि अपना जो पॉलिसी बयान है वो दिया जा सके। शाम पे हमारा बहुत ज़्यादा यानी 24-25 साल हो गए हैं, एक ही स्टैंड है। हम किसी को कंडेम नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन आए। लिहाजा जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें ये होगा कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते और ये हमारे मुसलमान भाई हैं। अल्लाह करे कि इनकी जो है जो इनका हाल और मुस्तकबिल है वो ठीक हो। इसका मतलब ये है कि आप साइड नहीं लेंगे। अब जाहिर है कि जब साइड नहीं लेंगे तो हमारा स्टैंड वही होगा, मिसाल के तौर पे जो कि यूक्रेन वॉर पे है, कि यूक्रेन वॉर, या हमारा स्टैंड जो है वो ईरान और इजराइल का अगर है तो उसमें हमारा स्टैंड ये होगा कि जंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप इसमें इसी तरह से चीन और अमेरिका का अगर कोल्ड वॉर है उसमें भी यही है। तो इसमें जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा है मेरे ख्याल में वही होगा। सिर्फ ज़रा ये है कि ये अनरेवल हो रही है स्टोरी, ये इस वक्त जो है वो डेवलपिंग स्टोरी है। देखते हैं जब यानी किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो फॉरेन ऑफिस से बयान आ जाएगा। राइट, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो कुछ दीगर मामलात के बारे में। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हम हालिया दिनों के अंदर देख रहे हैं कि बहुत से लोग एक्टिव हो गए हैं। उसमें से हमने देखा फवाद चौधरी साहब बहुत एक्टिव हैं, कुछ दीगर लोग बहुत एक्टिव हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत एक्टिव हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब से बहुत सी मुलाकातें हो रही थी और उसकी बुनियादी वजह एक मदारिस का बिल था। अब वज़ीर आज़म साहब की टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ मौलाना साहब से 1-2 दिन कबल, और अब वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर सदर मुमलिकत ने मंगल को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि आज तक फैसला कर लें, उसके बाद फिर वो अपना लाहे अमल आगे लाएंगे। तो हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज कर लिया है, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही मामलात के हवाले से गुफ्तगू की है। एक तो जो हम इस प्लेटफॉर्म से भी कहते रहे हैं वो ये था कि मुल्क के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा, ये एक उनकी स्टेटमेंट थी। फिर उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत, बेरोज़गारी और ये सब चीज़ें हैं। माशी सतह पर जो बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, उसके बावजूद अगर हम दूसरी तरफ देखें तस्वीर का दूसरा रुख, तो वो कहते हैं कि गुर्बत बढ़ रही है और ये जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें उनका ये कहना था कि ये स्टॉक एक्सचेंज का नंबर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास कोई मुतबादिल नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस बदलती हुई सूरत हाल और जो लोग एक्टिव हो रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर पे, उस पर बात कर लेते हैं। रौ खालिद साहब, मैं सबसे पहले चाहूँगा ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की है इस पर आप क्या राय रखते हैं? और क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब से अपनी पार्टी बनाई है गाय बगाए वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस कदर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी तरफ से कम देखने को मिलती हैं। तो जो बातें उन्होंने की, आपको क्या लगता है उनकी एक्टिव होने की वजह क्या है और इन बातों में आपको भी सदाकत लगती? देखिए, एक्टिव तो अभी हुए हैं, बीच में गाहे बगाए इंटरव्यू देते रहे टीवी पे आके ज़रूर, लेकिन वो लगता है पार्टी बना के भूल ही गए थे। मुझे तो नाम भी नहीं याद रहा उस पार्टी का, APP शायद उसका एब्रीवेशन बनता है। तो वो अवाम पाकिस्तान ये जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी है, अवाम पाकिस्तान पार्टी जी, तो वो उसका नाम आपने कभी सुना इससे पहले? अभी यानी अब मैंने कहा है तो आपको यानी आपने बताया, तो इससे पहले आपने पिछले जब से बनी है मेरा ख्याल है दोबारा नाम भी नहीं सुना हमने अवाम पाकिस्तान पार्टी का। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एज इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। तो अभी जो वो एक्टिव हुए हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन आपने बताई, बहुत से लोग एक्टिव हुए हैं और एक नेशनल गवर्नमेंट की बात आ रही है या कौमी मफाहमत या एक बड़े पैमाने पे होना चाहिए। तो उसमें एक मेरा थोड़ा सा इतराज़ ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी अपोजिशन कोई नहीं थी, जनरल मुशर्रफ के दौर में अपोजिशन कोई नहीं थी, 97 में जब नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी थी, बेनज़ीर भुट्टो बाहर चली गई, दूसरे की अपोजिशन कोई नहीं थी। तो नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये कोई अपोजिशन करने वाला ना हो। तो उस दौर में क्या ऐसी रिफॉर्म्स या चीज़ें हुई कि हम अब उनको दोबारा से उसी तरह से कर पाएंगे? तो मसला ये है बुनियादी तौर पे कि एतराज़ात अपनी जगह पे, उन्होंने जो कुछ कहा उन मुल्क के हालात के हवाले से उनके तज़किये से हुकूमत तो मुत्तफ़िक नहीं है। वो कहते हैं जी मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, मुल्क के निज़ाम को ठीक करने के लिए बदलना होगा। वो नया पाकिस्तान वाला नारा वो भी लगा रहे हैं, ज़रा और तरीके से लगा रहे हैं। निज़ाम बदलने की जब आप बात करते हैं, रिफॉर्म्स होंगी, कौन सी रिफॉर्म्स होंगी? चले जी, रिफॉर्म्स एजेंडा भी बन गया, आपने बना लिया। IMF का जो 43 पॉइंट्स है वो भी रिफॉर्म एजेंडा ही है, वो कोई अलहदा चीज़ नहीं है। वो वही चीज़ें जिससे आप मुल्क की इकॉनमी ठीक कर सकते हैं, मुल्क के मामला ठीक कर सकते हैं। तो वो रिफॉर्म एजेंडा तो ले दे के हमें आखिर में पता ये चलता है कि दो चीज़ें हम लैक करते हैं, एक कॉम्पिटेंस और एक पॉलिटिकल विल। रिफॉर्म एजेंडा मौजूद है, उसको लागू करने की कॉम्पिटेंस नहीं है और पॉलिटिकल विल नहीं है। ये 70-75 साल में मुझे तो यही समझ आता है कि वो जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत उनके तज़किये से इत्तफाक नहीं करती। हुकूमत तो कहती है माशी का इशारिये जो हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं, कुछ नज़र भी आ रहे हैं। जैसे आप जो अफरात ज़र की शरह है वो यकीनन नीचे आई है, महंगाई उस तरह से कम नहीं हुई। एक चीज़ 50 की 100 पे चली गई है, तो अब पहले 6 महीने में चली गई थी 50 से 100 में, अब 100 से 150 में वो अगले साल 1.5 साल में जाएगी। बढ़ तो रही है, लेकिन जो जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें बहुत कमी आ गई है। यकीनन 34 और 40% तक चली गई थी, अब वो 3% पे आ गई है। फिर बाकी रिजर्व्स की बात करते हैं, फिर जो दिवालिया का एक नारा लगता था हो गया, वो भी कहते हैं हमने रोक लिया है। ओवरऑल इशारे सारे ठीक है। तो हुकूमत तो इत्तफाक ही नहीं करती। तो वो नेशनल गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी और उस नेशनल गवर्नमेंट में कौन होगा? एक कौमी गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत जो बनेगी, उसमें
बाकी सारी जमातें ऑलरेडी तकरीबन मौजूद हैं इस गवर्नमेंट में, एलाइज सारे मौजूद हैं। एक पीटीआई कह लें बाहर है, और जेयूएफ जो मेन पॉलिटिकल पार्टी जिनको आप कह सकते हैं कि वो बाहर हैं हुकूमत से, तो वो अगर अंदर आ जाती है, क्या पीटीआई आएगी उसके अंदर उस पूरे सारे सिस्टम में? और ये याद रखिएगा, अगर कौमी हुकूमत भी होगी तो उसमें से नून और पीपल्स पार्टी आउट नहीं होंगी। कौमी हुकूमत का मतलब यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें होंगी। पीएमएलएन क्या लीड रोल में होगी, क्या पीपीपी लीड रोल में होगी, क्या पीटीआई लीड रोल में होगी, शायद खाकान अब्बासी साहब उस नेशनल गवर्नमेंट के सरबराह होंगे। तो ये बहुत ट्रिकी किस्म की सारी सूरत हाल है। बात कर देनी बहुत आसान है, कौमी हुकूमत बन जाए और सारा, लेकिन कौमी मुफाहमत के लिए डायलॉग जो ओपन करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ पे हम जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, और किसी ना किसी साहब ये जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब क्या इस डायलॉग को ओपन करवा सकेंगे? मेरा ख्याल है कोशिश अगर करें इस वक्त तो उसमें बहुत से लोग माइल हैं। इवन पीटीआई ने भी कमेटी बना दी है। पीटीआई सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी डायलॉग को, सबसे ज़्यादा उन पे एतराज़ हो रहा था, तो उन्होंने अगर कमेटी बना दी है तो मेरा ख्याल है कि मैं तो पहले भी कल भी कहा है, पहले भी कहा है, बिलावल साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं कि वो बात कर सकते हैं। 26वीं तरमीम पे उन्होंने जो किया वो उसको आगे चलाएं, अगर थोड़ा सा आगे चला लें, वो पीटीआई के साथ आगे बढ़ के एक कदम आए और उनसे बात करें। जैसे मैंने कमेटी बन चुकी है ना उनकी, उसी कमेटी के सरबराह जो है वो उमर अयूब है, तो उनको वो फ़ोन कर लें, उनको कहेंगे जी आपकी कमेटी बन गई है, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, आप हुकूमत से भी ज़रूर करें, हम भी हुकूमत का एक तरह से हिस्सा ही हैं, चाहे हम हुकूमत में ओहदे नहीं लिए हुए, लेकिन हम आपकी मदद करने को तैयार है। हुकूमत से बातचीत में हम भी उस टेबल पे आपके साथ बैठेंगे। तो ये इनिशिएटिव किसी ने लेना है और इस इनिशिएटिव से बात चलेगी। ये नहीं होगा कि हुकूमत और अपोजिशन की ठनी रहे, एक दूसरे के खिलाफ बढ़ के लगाते रहे, बयान देते रहे, उधर से धरने चल पड़े, एहतजाज शुरू हो जाए, इधर से कंटेनर लग जाए। तो ये इस तरह से अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो चीज़ों को बेहतर करने में मदद नहीं मिलेगी। चीज़ों को बेहतर करने में इसी तरह से मदद मिलेगी कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलके, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलके बात को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे चले। मेरा ख्याल है रास्ता निकल आएगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कौमी हुकूमत ना बननी है ना कौमी मुफाहमत होनी है। जी नजमुल साकिब साहब, ये कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब की एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और मौलाना साहब से जो मुलाकात हुई थी उसका हाल उन्होंने बयान किया। तो जो लोग हुकूमत से बात करना चाह रहे हैं, जैसे मौलाना ने हुकूमत के एंड पर ये बात छोड़ी तो उन्होंने एंगेज कर दिया, तो ये आपको लगता है कि बेहतर पॉलिसी है? और जहाँ पर राव साहब बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान बाहर मौजूद हैं उनके इख्तियार में नहीं है कि वो किसी कमेटी के साथ बैठ जाए, उनको आगे इमरान खान को कन्विंस करना पड़ेगा और फिर वहाँ से कोई ऑर्डर आता है तो फिर होना पड़ेगा। और इमरान खान बैठने के लिए तैयार हमें उस तरह बहुत कम नजर आते हैं, पहली दफ़ा हमने देखा कि नजर आ रहे हैं। ऐसा है ज़ौक़ कि अगर ख्वाब देखने पर और ख्वाहिशात करने पर टैक्स लगे ना, तो आप यकीन कीजिए कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो भी कहा है, या जो मौलाना साहब कह रहे हैं, या जो उधर से पीटीआई की आवाज़ें आ रही हैं, तो बड़ा भारी टैक्स अदा करना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप जब बात करते हैं तो उसको सब्सटेंशिएट करने की आप में ताकत, कुव्वत, हिम्मत और लाहे अमल कोई है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं जी कि हम एहतजाज करेंगे और फिर सिविल नाफरमानी करेंगे वगैरह वगैरह, होगा क्या, किस तरीके से करेंगे और उसका जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा। इसी तरह से आपने शायद खाकान अब्बासी का बोला है। देखिए, उन्होंने 2-3 बातें बड़ी मज़े की हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आपके नाजरीन दोबारा से देखें इसको, क्योंकि हमें पता है कि कुछ महीने पहले ये तशरीफ़ लाए थे स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे। इनके साथ मिफ्ता इस्माइल थे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे। इन तीनों ने आके बड़ी बड़ी बातें की थी। उसमें से जो ख़ास बात थी वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम पार्लियामेंट में ही जाके बात करें, हम पार्लियामेंट के बाहर भी ये कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी सेन किस्म की, बड़ी यानी सेन जिसको कहते हैं ना अप्रोच थी कि अगर हम नहीं भी आते पार्लियामेंट में तो अब होता यह है कि इन 3 अशखास में से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आराम से बाहर निकल जाते हैं, अब बाकी 2 रह जाते हैं। और इन्हीं 2 ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात जो मुझे समझ में आई उनमें वो ये कहते हैं जी कि इस्लाहात की ज़रूरत है
हर शोबे में पाकिस्तान में। ये तो हमें भी पता है। करेंगे कैसे? कौन लाएगा इस्लाहात? किस तरीके से लाएगा? और क्या आपकी बात जो हुकूमत वक्त है वो मान जाएगी कि हाँ वाकई, क्योंकि हुकूमत वक्त तो इस वक्त बड़ी लंबी लंबी और ऊंची परवाजों में है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और ये सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 8 टीमें जो होती हैं वो शमूलियत करती हैं और 50-50 ओवर्स का ये मैच है। मैं टीमों के नाम शामिल करता हूं और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इवेंट होगा। अगर इंडिया के साथ हमारा हाइब्रिड मॉडल तय पाता है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं, तो उसके बावजूद बशमूल पाकिस्तान 7 टीमें होंगी जो पाकिस्तान के अंदर होंगी। उसमें बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। नजम साकिब साहब क्रिकेट लवर्स हैं और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी करेगा तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं होगी कि वर्ल्ड की 6 टॉप की टीम पाकिस्तान में होंगी अगर इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो पाकिस्तान की तैयारियां आप कैसे देख रहे हैं इतने बड़े इवेंट को पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। अच्छी अच्छी बातों में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो मुख्तलिफ स्टेडियम्स हैं, ख़ास तौर पे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसकी अपग्रेडेशन हो रही है, उसमें नए स्टॉल बन रहे हैं, नई हिसाब किताब हो रही है, स्पेक्टेटर्स की जगह बढ़ाई जा रही है और उनसे कहा गया है इंतज़ामिया से कि 31 दिसंबर तक आपने इसको जो है वो नवानकोर कर देना है। उसके साथ हमें ये भी पता लगा कि बहुत सारे नए वेन्यूज़ भी बन रहे हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं, जो स्टेडियम ऑलरेडी मौजूद हैं उनको आप अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये तो हुई पहली अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात ये है कि इंडिया अगर नहीं भी आ रहा तो बाकी भी तो लोग हैं ना इस दुनिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका न्यूजीलैंड आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कुछ टीमें आ रही हैं, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ इंडिया फिक्सेशन इतनी होती है। वो नहीं आना चाहते तो ना आए ना, उनका कोई यानी निकाल लेंगे मोहसिन नकवी साहब कोई ना कोई जो है वो तरीका। और तीसरी अच्छी बात यह है कि नकवी साहब ने हमें, मोहसिन नकवी साहब ने हमें आज एक खुशखबरी दी है। अच्छा, वो आमतौर पे चूंकि बड़े धीमे लहजे में बोलते हैं तो वो यानी एक यानी मुकर्रर की तरह नहीं वो बोलते, तो वो यानी कई बातें उनकी यानी गौरतलब होता है कि है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम को इस सिलसिले में जो उनकी तवक्कुआत हैं उनसे बढ़ के दूंगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला चल रहा है उसमें इंडिया ने अभी तक लिख के जवाबात नहीं दिए उन तमाम सवालों के जो कि आईसीसी ने किए हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल सामने है। हमने ये कह दिया कि जी हम ठीक है, हम करते हैं हाइब्रिड, लेकिन ये है कि फिर अगर कल को यानी 3 साल के लिए वो यानी हो रही है बात कि अगर कल को इंडिया में कोई चैंपियनशिप होती है तो हम फिर इंडिया भी नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या खुशखबरी है जो मोहसिन नकवी साहब देंगे, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंतज़ार फरमाइए का बोर्ड है जो कि लगा हुआ है इस सिलसिले में। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, और अगर आपको याद हो कि एक वो ज़माना था जिसपे कि श्रीलंका वाली टीम के साथ वाक़या पेश आया और कोई टीम इधर आती नहीं थी। अब बहुत बेहतर सूरत हाल है और कोई भी नतीजा निकलता है इस पार्लेस का। और ये याद रहे कि इंडिया जो है वो आईसीसी में जो 3 बड़े हैं ना उनमें एक है, और उन 3 बड़ों में भी सबसे बड़ा है। और उसकी बुनियादी वजह एक तो इसकी सियासी कदोकामत है, दूसरा पैसे बड़े लगाते हैं ये, और उसमें हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें अपने असूली मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वाजे कर दिया है। राव साहब, चैंपियंस ट्रॉफी से हमारी कुछ बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। 2017 जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल, और पाकिस्तान ने वो जीता। और पाकिस्तान तब से अब तक, क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं, तो पाकिस्तान उसका विनर है अब तक। तो इस वजह से भी उसकी कंटिन्यूटी को देखकर पाकिस्तान इंडिया को बहुत अहमियत मिलती है और वैसे भी बहुत अहमियत मिलती है। लेकिन बाकी जो टीमें आ रही हैं ये बड़ी खुशाइंद हैं। और तो अगर ये स्टेडियम्स के अलावा दूसरी सतह पर आप देखें कि टीम के अंदर जो इस टाइम सीरीज में हम खेल रहे हैं और नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, आपको इस तरह से तैयारी कैसी लगती है? बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो
भारत की हठधर्मी है इस वक्त इस मामले के ऊपर, हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर। उन्होंने जो कहा, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और ये लग यही रहा है। अब तक की जो गुफ्तगू हमने सुनी चेयरमैन पीसीबी की और आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उनकी, उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ कहा, नजम साकिब साहब ने जैसे कहा, उन्होंने खुशखबरी का कहा कि अवाम की तवक्कुआ से बढ़ के होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत अगर हाइब्रिड निज़ाम पे मान भी जाता है 3 साल के लिए जो हमने प्रपोजल दी है, तो वो बहुत जल्दी उसको एहसास होगा कि उसको इस हठधर्मी से पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान और रिसेंटली जो हुआ था टूर्नामेंट इंडिया के अंदर, पाकिस्तान और भारत का जो मैच था उनके सबसे बड़े स्टेडियम में रखा गया जिसकी 1 लाख की कैपेसिटी है। क्यों रखा गया? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो और बाकी लोग जो वो बहुत शौक से देखते हैं और बड़ा इंटरेस्ट होता है उनका। तो वो हमारे साथ जो कर रहे अपने शायकीन के साथ भी वो कर रहे हैं, उधर से भी प्रेशर बढ़ रहा है और आएगा। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी प्रपोजल जो की है। जहाँ तक बात है तैयारी की आपने नए लोगों की, मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तजर्बात है, नए कम्बिनेशंस हमने ट्राई किए हैं, जिम्बाब्वे में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वनडे सीरीज़ भी खेली है, जिम्बाब्वे के साथ वनडे सीरीज़ खेली है। अभी हम साउथ अफ्रीका से 10 तारीख को पहला हमारा T20, फिर हम वनडे सीरीज़ खेलेंगे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान है टेस्ट सीरीज़। लेकिन हमारी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी हो रही है जिसमें हमने नए लड़कों को टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। और नो डाउट हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी, क्लास के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन जो नए बच्चों को ट्राई किया गया है, उनके जो जिस तरह के होनहार वो हैं, जिस तरह के हैं, एक तो उनका मैच इंटरनेशनल मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है। उसके बाद वो शायद ना खेलें, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना खेलें या साइड बेंच पे हों। लेकिन हमारा बेंच इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर किसी वक्त किसी वजह से प्लेयर हमें इंजरी की वजह से या अदरवाइज किसी वजह से हमें बिठाना पड़ता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास उसी लेवल के बच्चे मौजूद होंगे। तो ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये इसी तरह से होना चाहिए था। हम साथ, इससे पहले ये होता था कि 7 लड़के ज़रूर जाते थे, नए लड़के उनको, ताकि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करें, वो एनवायरनमेंट शेयर करें, लेकिन ज़्यादातर उनको चांस नहीं मिलता था। जी, इन सीरीज़ में हमने देखा है कि चांस मिल रहा है। साउथ अफ्रीका में मैं तवक्को करूँगा कि नए लड़कों को ज़्यादा चांस मिलेंगे ताकि वो मज़ीद एक तगड़ी टीम के खिलाफ जब खेले तो उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस भी आए और एक्सपीरियंस भी उनका उसमें हो। तो ये हमारा बहुत ही खुशाइंद बात है। तैयारियों के हवाले से मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात हो रही है और स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से ये बहुत पहले होना चाहिए था। पीसीबी जो है कोई भूखा बोर्ड नहीं है, बहुत पैसे हैं उसके पास। और माशाल्लाह PSL जब हमारी होती है वो दुनिया की टॉप की एक लीग है, तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स होती हैं, सारा कुछ है। तो हमें ये स्टेडियम्स की बेहतरी, रेनोवेशन, नए स्टेडियम, ये कलेक्टिवली राव साहब बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर जब से ये बड़ा अहम चीज़ हो जाएगी। मैं साकिब बशीर साहब से जान लेता हूं कि हम हमेशा खेल में भी कहते हैं और क्रिकेट में भी कहते हैं कि लास्ट बॉल तक फाइट करो, और अब पाकिस्तान का जो स्टांस है, ये भी पाकिस्तान अपनी तरफ से एक फर्म स्टांस लेकर बैठा हुआ है। हमें खुशी भी होती है कि पाकिस्तान ने इस स्टांस पर खड़ा है। जो भी फैसला होता है वो देख लेते हैं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही नजर आ रहा है कि आखिरी गेंद तक जो वो लड़ने का प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, और वही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो आईसीसी में अगर वोटिंग पे बात आती है तो फिर मुख्तलिफ बात हो सकती है, क्योंकि बीसीसीआई उसका होल्ड भी आपको पता है ज्यादा है, वहाँ IPL और बहुत सारे इश्यूज है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान को इस सारे सिनेरियो से अलग भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अभी तक आईसीसी जो है, रोजाना की बुनियाद पर ये खबरें आती है कि आप आईसीसी आज फैसला करेगा, कल फैसला कर ले, जल्दी फैसला होने लगा है। तो अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहे इस पर। जो चीजें जो है वो फाइनल स्टेज पे हैं, किसी लम्हे भी फैसला तो हो जाना है, आ जाना है कि अब होना क्या है। लेकिन इस सारे कज़िये में मेरा ख्याल में जो भारत की हठधर्मी है, भारत का इस सारे मामले में सियासत को लाना है, भारत का पाकिस्तान में जो क्रिकेट का फ़रोग है, जो क्रिकेट आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हुए क्रिकेट के हवाले से,
उसके हवाले से जो मनफी जो प्रोपेगेंडा है वो उसका पाकिस्तान के हवाले से जो बुग़्ज़ है वो सामने आया है। अगरचे जो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इसको जो सियासत है उससे अलग थलग जो है वो होना चाहिए। दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगरचे अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी रिसेंटली हमने देखा जो मैचेस में नए लड़के के बाद जिस तरह की गई है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अब इतना बड़ा चैलेंज के उस लेवल पे जाके पाकिस्तान जहां पे चैंपियन ट्रॉफी होनी है आईसीसी के साथ, भारत का मामले के हवाले से इतने चीजें चल रही हैं, अब क्रिकेट टीम को परफॉर्म भी करना होगा। ऐसा ना हो कि कहीं पहले ही शुरू में ही कोई मैचेस हार के वो साइड पे बैठे हुए हों और बाकी टीमें जो है वो चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह साकिब बशीर परफॉर्म करेंगे और हम अच्छा देखेंगे, फाइटिंग मैचेस देखेंगे। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।